हेलो मेरे जीनियस बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हमारे विज्ञान की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 14, जिसका नाम है सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये बहुत ही आसान आपका अध्याय है। इसमें आप सभी लोग पढ़ने वाले हो जितने भी जीवित वस्तुएं हैं उनके बारे में और जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनके बारे में। जीवित और निर्जीव कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, कौन कौन सी चीजें जीवंत हैं और कौन कौन सी आपकी निर्जीव हैं, ठीक है। तो देखिए, जो जीवित चीजें होती है वो आकार में बढ़ती हैं, ठीक है, वो भोजन ग्रहण करती हैं इत्यादि। पर वही जो निर्जीव चीजें होती हैं उनका आकार वैसा ही रहता है हमेशा, और वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो और कौन कौन से इन दोनों के बीच में भिन्नताएं हैं, आप सारे इस अध्याय में आज पढ़ने वाले हो। तो चलिए जल्दी से आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं पढ़ना हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी साइंस एजुकेटर फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि आप आज ये जानेंगे कि कौन कौन लिविंग है और कौन कौन नॉन लिविंग है। तो इसके बारे में हम बचपन से ही बहुत कुछ पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि जब भी साइंस की शुरुआत होती है, मुझे लगता है सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ाया जाता है हर एक बच्चे को, वो यही पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं सजीव हूँ या फिर निर्जीव, तो आप इजीली बता सकते हैं कि मैम आप तो जिंदा हो। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नॉन लिविंग कौन है, तो यहाँ पर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, और अगर आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त, तो आप कह सकते हैं कि पेन नॉन लिविंग है, क्योंकि इसकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। मेरी जो वॉच है ये नॉन लिविंग है। लेकिन अब इतना कुछ जानने के बाद भी चैप्टर में क्या कुछ पढ़ने के लिए बचा हुआ है? तो चलिए देखते हैं, क्या फिर से हमें वो सारी चीजें रिवाइज करनी है कि आज हमें कुछ नया जानने के लिए मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या बताया गया है। सजीव वस्तुओं की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सभी सजीव वस्तुएं कोशिकाओं से बनी होती हैं। किसी जंतु या पौधे का वह सबसे छोटे से छोटा भाग जो स्वतंत्र अवस्था में जीवित रह सकता है, कोशिका कहलाता है। तो हमने यहाँ पर इसी क्लास में क्लास 6 में स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पढ़ा था। तो वहां पर मैं सेल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ कि सेल होता क्या है, ठीक है। और फिर वहां पर आपने समझा भी था कि जब सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम नग्न आंखों से कोशिका को नहीं देख सकते, इन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। जब कोशिकाओं का समूह एक साथ कार्य करता है तो उत्तक कहलाता है। बहुत सारे उत्तक एक साथ एक विशिष्ट कार्य करके एक अंग बनाते हैं। सजीव की ऐसी संरचना को कोशिकीय संरचना कहते हैं। कुछ पौधों व जंतुओं में केवल एक ही कोशिका होती है, उदाहरण अमीबा। ये इन्हें एक कोशिकीय जीवी कहते हैं। कुछ जंतु और पौधों के शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उदाहरण मनुष्य। इन्हें बहुकोशिकीय जीवन कहते हैं। यानी कि सबसे पहली बात, आप हो, मैं हूं, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब किससे बने हुए? सेल से बने हुए, कोशिका से बने हुए। अब ये डिपेंड करेगा कि कोई एक सेल से बना हुआ है या बहुत सारे सेल से बना हुआ है, तो हम उसे टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। जो एक सेल से बना है उसे बोल देंगे एक कोशिकीय, और जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है उसे मल्टी सेलुलर या फिर कह देंगे बहुकोशिकीय। अगर बात की जाए एक कोशिकीय की, तो हमारे पास एग्जाम्पल आता है अमीबा। और बात की जाए बहुकोशिकीय की, तो आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सबकी सब आपकी बहुकोशिकीय। मैं बात करूं डॉग की, कैट की, आपकी, मेरी, ये सब क्या है? ये बहुकोशिकीय है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी सजीव वस्तुओं में गति, श्वसन प्रक्रिया, उत्सर्जन, कोश की संरचना, प्रजनन व साम्य स्थापित करने की विशेषताएं होती हैं। ये सभी विशेषताएं निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती, सजीवों के निम्न लक्षण हैं। यानी कि जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो हम ये कहते थे कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। अब वो ग्रो कैसे करता है ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। और जब हम ग्रो करेंगे, हमारी ग्रोथ होगी, तो बहुत सारे और भी तो फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में होंगे। क्या क्या फंक्शंस है वो? हम सांस लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती हैं? जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर होती है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले, सजीवों को भोजन व जल की आवश्यकता होती है। तो आप देख लीजिए, आपको 3 वक्त के भोजन की आवश्यकता है और मुझे भी उस 3 वक्त के भोजन की आवश्यकता है। और हम सजीव बिना भोजन के रह ही नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो हमने कुछ नया नहीं देखा है, और जब मैं इसे पढ़ूंगी तो ऐसा होगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए।
सजीवों को जीवन में वृद्धि के लिए भोजन, जल व वायु की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों को जीवन के क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आपने अपना पिछला चैप्टर जहाँ पर हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड या फिर हमने बात करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड सोर्सेज, तो वहां पर मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि ह्यूमन बींग्स को या फिर एनिमल्स को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत क्यों होती है। तो आई होप सो आप इसे समझेंगे और इस बात को अच्छी तरीके से जानेंगे। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा जल व खनिज व पदार्थों को सोखते हैं, जो पौधे के सभी भागों और पत्तियों व अन्य भागों में जाता है। पौधे की पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग का पदार्थ होता है। इस हरे रंग के पदार्थ को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये ऊर्जा जल व कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर भोजन बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में से पत्तियों के नीचे उपस्थित छिद्रों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। हरे पौधे जल, कार्बन डाइऑक्साइड व सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग भोजन बनाने में करते हैं। यानी कि पहली बात तो आपने ये समझ ली कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें फूड की जरूरत है। फूड की इंपॉर्टेंस मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। फिर यहाँ पर बात हुई है आपके हरे पौधों की, तो हम फोटोसिंथेसिस भी ऑलरेडी बहुत अच्छी डिटेल में समझ चुके हैं, जहां पर हमने देखा था तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, आपको जल चाहिए, आपको सनलाइट चाहिए और क्या चाहिए आपको, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। जब ये सारी चीजें आपकी होंगी और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में पूरा रिएक्शन होगा, तो जो आपके प्लांट्स है वो अपना खाना बना लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा जो भोज्य पदार्थ तैयार होता है वह साधारण शर्करा होती है, जो परिवर्तित होकर सुक्रोज या अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। हरी पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश में जल व कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये आपको ऑलरेडी पता है। और जब कोई भी अपना खाना खुद बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। हम अपना खाना स्वयं जरूर बना रहे हैं, लेकिन हमें खाना बनाने के लिए मुझे अगर आलू की सब्जी बनानी है तो मैं जाके आलू लेके आऊंगी, आलू के साथ साथ मैं मसाले भी लेके आऊंगी, और मसाले के साथ साथ अब मुझे उसके बाय प्रोडक्ट्स भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए कि मुझे उसमें प्याज भी डालनी है, टमाटर भी डालनी है। तो ये सब चीजें क्या है कि मैं कहीं जा रही हूँ उसे लेके आ रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट्स है वो क्या कह रहे हैं, हमें किसी की जरूरत, उन्हें जरूरत है वैसे अपने पूरे फूड को बनाने के लिए वो सब चीजों की, लेकिन वो खुद उसको बना सकते हो। तो इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं, स्वपोषी पोषण कह रहे हैं। हमें तो प्लांट्स को लेना पड़ेगा ना खाना बनाने के लिए। पौधे इस भोजन को अपनी वृद्धि में प्रयोग करते हैं। अतिरिक्त भोजन जड़ों, तनों और पत्तियों में, फलों में, फूलों में संग्रहित हो जाता है। ये संग्रहित भोजन जंतुओं द्वारा उनके पोषण में प्रयोग होता है। जंतुओं में पोषण को परपोषी पोषण कहते हैं। जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं, क्योंकि हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है, पौधे के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर बात आती है नेक्स्ट, सजीव वस्तुएं वृद्धि करते हैं। ऑब्वियसली जब मैं पैदा हुई थी तो मैं इतनी बड़ी तो नहीं हुई थी, मेरी भी ग्रोथ हुई है, आपकी भी ग्रोथ हुई है। आपने अपने छोटे बच्चों वाली फोटो भी देखी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी ग्रोथ देखते हैं, हमारे अंदर वृद्धि होती है, हमारे हाथ, हमारे पैर, हर एक चीज बढ़ती है। ठीक है, सो सभी सजीव वस्तुएं कोशिका से वृद्धि करती है, समान आकार की नहीं रहती। एक छोटा पिल्ला बड़ा होकर कुत्ता बन जाता है, एक बीज वृद्धि कर कर पौधा बनता है, एक पौधा वृद्धि कर कर बड़ा वृक्ष बन जाता है। जंतु एक निश्चित आयु के बाद नहीं बढ़ते, परंतु पौधे अपने जीवन काल में बढ़ते रहते हैं। वृद्धि जंतुओं व पौधे में अनुक्रमणीय परिवर्तन है। सजीवों में ये वृद्धि सजीवों में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होती है। निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि बाहरी पदार्थों के आपस में जुड़ने के फलस्वरूप होती है। यानी कि जो हमारी ग्रोथ है वो लिमिटेड ग्रोथ है, एज हमारी बढ़ती रहेगी, उसमें कोई भी शक नहीं है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है। एक बार मैं बड़ी बन गई, अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं छोटी बन ही नहीं सकती। आगे बूढ़ी हो जाऊंगी लेकिन फिर से बच्ची नहीं बन सकती। और सेम थिंग इज अप्लाई ऑन यू। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, जंतु जब एक निश्चित आकार तक पहुंच जाते हैं तो उनकी वृद्धि रुक जाती है, जबकि पौधे अपने संपूर्ण जीवन काल में लगातार वृद्धि करते रहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये क्या कह रहे हैं, सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। ऑब्वियसली आप ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन बींग्स को देखेंगे तो 60 या 70 साल, और अभी चलो और भी अच्छा देख लेते हैं, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बेहतरीन है, 80-90 इतना ही चलता है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर कि उन 100 के बाद भी लोग जीते हैं, लेकिन टाइम पीरियड आप जो जनरली देखते हैं इतना ही होता है। आपके हर एक एनिमल का, जो आपका डॉगी है वो 12 साल तक ही जिएगा, उससे आगे जिएगा नहीं। 13 साल मोस्ट प्रोबेबली, उससे आगे उनका जीवन काल नहीं होता। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आए हैं वो एक ना एक दिन यहाँ से जाएंगे भी, यानी कि एक ना एक दिन उनका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होगा और उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी। आगे देखते हैं, सजीवों में गति होती है, यानी कि अगर मैं देखूं हर एक तरह की गति देखने को मिलेगी। मैं पेन को बोल रही हूँ भाई उठ के यहाँ से बाहर जाओ, तो वो इतना कैपेबल नहीं है कि खुद चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं किसी डॉग को बोलूंगी, किसी एनिमल को बोलूंगी, अगर आपने उन्हें अपनी बातें समझाने में आप वो जीत पाए तो उसके बाद की बात है। लेकिन हम ह्यूमन बींग से बोलेंगे कि आपको कमरे से बाहर जाना है, तो आप इजिली अंडरस्टैंड करेंगे और आप बाहर चले जाएंगे। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर मूवमेंट देख रहे हैं।
किस तरीके से उनकी मूवमेंट यहाँ पर हो रही है। अब मूवमेंट हर तरह की हो सकती है, आपकी मस्कुलर मूवमेंट हो सकती है, आपकी ग्रोथ वाइज मूवमेंट हो सकती है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम पौधों में छोटी-छोटी गतियाँ देख सकते हैं, जैसे फूलों का खिलना व बंद होना और पत्तियों का गिरना आदि। कि अगर किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम जो आपके प्लांट्स हैं वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो ग्रोथ तो नहीं करते, मतलब मूवमेंट तो नहीं करते। सबसे पहले बच्चों वो ग्रोथ करते हैं, वो भी इनके मूवमेंट में इंक्लूड होती है। और दूसरा, आपने बहुत से प्लांट्स ऐसे देखे होंगे कि जिस तरफ सनलाइट होती है वो उस तरफ अपना फेस कर लेते हैं, उस तरफ अपनी डायरेक्शन को मूव कर लेते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक तरह की मूवमेंट ही है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, अमीबा लगभग निरंतर वृद्धि दर्शाता है। पक्षी उड़ते हैं और दूरी तय करते हैं, मछलियां लगातार जल में गति करती हैं। परिवर्तन के लिए की गई शारीरिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। जंतु जैसे पक्षी पंख, मछली फिन, गाय पैर का प्रयोग स्थानांतरण के लिए करते हैं। अंततः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी सजीव जैसे पौधे व जंतु गति करते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सभी सजीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर टू गेट एनर्जी, यानी कि आप एनर्जी पाने के लिए क्या कर रहे हैं, आप सांसें ले रहे हैं। आप सोच के देखिए कि आप सांस नहीं लेंगे तो पहली बात तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे ही नहीं, क्योंकि सांस लेना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी सजीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं व कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें श्वसन क्रिया के फलस्वरूप भोजन को दहन से प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारा भोजन है वो क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है। दहन इन द सेंस यहाँ पे तो जलने का आप उस अंडरस्टैंडिंग में नहीं लेके जाएंगे, बट जब ड्यूरिंग आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस में आपका फूड डाइजेस्ट होता है तो उससे आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। भोजन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म विद जलवाष्प एंड ऊर्जा। जो ऊर्जा मुक्त होती है वो हमारे शरीर द्वारा दैनिक जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रयोग की जाती है। जंतु अपने फेफड़ों से वायु लेते हैं, ली गई वायु से हमारे फेफड़े रक्त में ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। यह ऑक्सीजन हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाई जाती है। जहां ये भोजन के साथ मिलती है वह ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि आप बेशक अपनी नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नाक में ही रहेगी, आपकी पूरी बॉडी में वो ट्रैवल होगी विद द हेल्प ऑफ फेफड़े। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए जंतुओं का सांस लेना आवश्यक है। पौधे पत्तियों पर उपस्थित पर्णधान यानी कि स्टोमेटा द्वारा श्वसन करते हैं। तो हमारे पास नाक है और जो आपकी मछली है उसके पास क्या है, गिल्स हैं। आपके पौधों की बात की जाए तो उनके पास स्टोमेटा है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जिनकी हेल्प से वो ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं। आगे देखते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि बीज वाली परख नली में जल डालने से उसमें उपस्थित वायु बदल जाती है। बदली हुई वायु मुड़ी हुई नली से में से चूने के जल में गई, जो कि दुधिया हो गया है। यह स्थापित करता है कि विकसित बीज कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्लांट है, जब आप उसे काटते हैं तो उसके अंदर से दूध निकलता है, यानी कि व्हाइट कलर का कुछ आपका सोल्यूशन टाइप निकलता है, फ्लूइड निकलता है। तो यहाँ पर हम इसे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि अगर उसके अंदर से निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है। फिर आप देखेंगे कि सभी सजीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी की भी यहाँ पर देखेंगे सबके सब उत्सर्जन की प्रक्रिया को फॉलो कर रही हैं। सभी जीव भोजन करते हैं। अधिकांश भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है और अतिरिक्त भोजन अपशिष्ट के रूप में बाहर आ जाता है, अन्यथा ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। बहुत सी रासायनिक क्रियाओं जैसे पाचन में श्वसन के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ जैसे मल, यूरिक अम्ल, मूत्र व कार्बन डाइऑक्साइड आदि बनते हैं। ये पदार्थ हमारे शरीर से मूत्र, पसीना, मल व गैस के रूप में बाहर निकलते हैं। जंतु में बहुत से अंग जैसे गुर्दे, पसीने की ग्रंथियां, गिल्स व फेफड़े उत्सर्जन के लिए होते हैं। पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो टेनिन, रेजिन व गोंद पौधे के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ये छाल या पुराने पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं, जो एक समय पर पौधों द्वारा गिरा दिए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों, पंडरांध्र यानी कि जो स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो हर एक चीज क्या कर रही है कि अपने बॉडी के जो वेस्ट है उसे बाहर निकाल रही है। तो अगर आप बात करेंगे पेड़ पौधों की तो उनमें से रेजिन, टेरिन, ये सब चीजें क्या है, ये उनका वेस्ट प्रोडक्ट है। और अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात कर ले तो जो आप यूरिन पास आउट करते हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू जो आपका वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, ये आपके लिए क्या है, ये आपका ये उत्सर्जन की प्रक्रिया को फॉलो करना है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सजीव वस्तुओं में उद्दीपन होता है। उद्दीपन यानी कि स्टिमुलाई। अगर मैं किसी गर्म चीज को पकड़ लेती हूँ तो मुझे पता है कि इससे मेरा हाथ जल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने हाथ को पीछे कर लूंगी। किसी जानवर को ये पता चल जाता है कि वो डेंजर में है तो वो उस जगह से भाग जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमें स्टिमुलाई दे रहा है कि हाँ, ये चीज आपके लिए सेफ नहीं है, आपको यहाँ से हाथ हटाना है, आपको यहाँ से भाग जाना है।
तो ये चीजें, अब ये स्टिमुलाई बनते कैसे हैं? ये आपके एक्सपीरियंसेस से बनते हैं कि आप अपने बचपन से लेके जब तक बड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस होते रहते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि कुछ लोगों को फोबियाज होते हैं, वो ऊंची जगह से नहीं देख सकते, वो पानी के अंदर नहीं जा सकते, वो गेट बंद करके नहीं रह सकते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बचपन में उनके साथ ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स या फिर कह लें कि ऐसी कुछ सिचुएशंस हुई होंगी, जिनकी वजह से उनके मन में डर बैठ गया होगा। तो जब-जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो उनका स्टिमुलाई कहेगा कि ये आपके लिए एक डेंजर मोमेंट है, आप इसमें मत जाइए और यहाँ से हट जाइए, ठीक है? आगे बात करते हैं, जंतुओं में ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं जो प्रतिक्रिया में इनकी मदद करती हैं। तेज रोशनी में हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, परंतु उनकी संवेदनशीलता तुरंत नहीं देखी जा सकती। कुछ फूल जैसे कमल सूर्योदय के साथ खिलते हैं, वे सूर्यास्त के साथ बंद हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे पौधों की, तो आपने छुई मुई पौधा देखा होगा। छुई मुई पौधा, उसका नाम ही छुई मुई इसलिए पड़ा है कि अगर आप उसे टच कर लेते हैं, तो वो उसके तुरंत बाद क्या हो जाता है कि वो अपने आप को बंद कर लेगा या फिर सूख जाता है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है? तो ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि उनकी भी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। जैसे कि हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हमें बता रही है कि ये वाली जो सिचुएशन है आपके लिए ठीक नहीं है, आपको यहाँ से भागना है, आपको यहाँ से रिएक्ट करना है। तो सेम वो पौधों के लिए भी होता है। अगर हम उनके हार्मोन्स या जो इस ड्यूरिंग स्टिमुलाई कौन-कौन सी चीजें उनकी हेल्प कर रही हैं, इस अनुक्रिया को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जड़ों में गुरुत्व की ओर बढ़ने की क्षमता होती है और तना उसके विरुद्ध बढ़ता है। इस अनुक्रिया को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं, यानी कि जो उनकी ग्रोथ हो रही है उसके बारे में। अब जैसा कि मैं आपको छुई मुई के बारे में बता रही थी, तो देखिए वहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। छुई मुई जैसे पौधे छूने के प्रति संवेदनशील होते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां छूने के प्रति संवेदनशील होती हैं। जब हम इनकी पत्तियों को छूते हैं तो ये मुड़कर नीचे की ओर झुक जाती हैं। आपने देखा होगा कि तितलियां फूलों की ओर आकर्षित होती हैं क्योंकि तितलियां फूलों की मिठास के प्रति संवेदनशील होती हैं। तो यहाँ पर भी जो आपकी तितलियां हैं वो फूल के पास क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें अट्रैक्शन हो रहा है, उनका स्टिमुलाई रिलीज हो रहा है। आप ये चीज मानिए कि हर एक चीज जो आपको पसंद है या हर एक चीज जो आपको नहीं पसंद है, ये आपके एक्सपीरियंसेस से आपके पास आ रही है और ये आपकी बॉडी स्टिमुलाई दे रही है। तो ओके फाइन, कि हमें ये चीज पसंद है, ओके फाइन, ये चीज हमारे लिए डेंजर है, ओके फाइन, ये चीज हमें नहीं पसंद है। तो ये आप क्लासिफाई कैसे करते हैं? ये आप स्टिमुलेशन की हेल्प से क्लासिफाई करते हैं। आगे चलते हैं, सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। तो आपके मम्मी पापा के आप बच्चे हैं, फर्दर आपके बच्चों के भी बच्चे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अपनी प्रजाति को आगे कंटिन्यू करने के लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को वो फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी जो कंप्लीट बॉडी है वो किससे बनी होती है? वो सेल से बनी हुई है। जब हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स आए तो वो टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैं बताया गया है कि इससे सजीवों की संरचना बनती है। जंतु की कोशिका पौधों की कोशिका से भिन्न होती है। कोशिका बहुत छोटी होती है और नग्न आंखों से देखी नहीं जा सकती। कोशिका का आकार और आकृति भिन्न होती है। इसके 3 भाग होते हैं। कोशाधार जेल की तरह होता है, एक केंद्रक घेराव कोशिका को नियंत्रित करने वाला और भारी भाग कोशिका भर्ती। यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जब आपके पास सेल आता है तो सबसे पहले उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म जो कोश का द्रव है, फिर उसके पास आता है केंद्र जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, फिर आपके पास आती है कोशिका भर्ती, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, किस लिए होती है ये चीजें? कि उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। आगे देखते हैं, जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अमीबा, यूग्लिना, पेरिमीशियम एक कोशिकीय जंतु है। वे क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरियम व कवक एक कोशिकीय होते हैं। अंडा एक कोशिकीय से बना होता है। अंडे की कोशिका विभाजित होकर अनेक कोशिकीय जीव बनाती है। अब यहाँ पर आप बहुत आसानी से मतलब ये बता सकते हैं कि सजीव और निर्जीव में आपके डिफरेंस क्या है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जो सजीव हैं वो ग्रोथ कर सकते हैं, उनकी वृद्धि हो सकती है, निर्जीव की नहीं हो सकती। जो सजीव है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, निर्जीव नहीं कर सकते। जो सजीव है उनके पास स्टिमुलाई है, निर्जीव के पास नहीं है। तो जो जो चीजें आपने सजीव के बारे में पढ़ी उन्हें बोल दीजिए उसमें है, और जो जो आपने मतलब उसका अपोजिट कर दीजिए कि वो निर्जीव में नहीं है, और यही आपका टेबल बन जाएगा डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का। और उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। सो आई होप सो कि जो आपकी बचपन की नॉलेज थी वो आपने ब्रश अप की होगी और कुछ ना कुछ इसमें एड ऑन भी किया होगा अबाउट सजीव एंड निर्जीव। So students, that's it for today. Now I'm going to meet you in your next class with a new chapter. Till then, enjoy your day and have a good and nice day. Bye bye बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को आपका अध्याय नंबर 14 बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारे विज्ञान की अगली कक्षा में विज्ञान के एक अन्य अध्याय के साथ।